अस्सलाम दोस्तों, इन सेट में मैं खुश आमदेद। निगरानों को खुली छुट्टी देने का फैसला कर लिया गया है। आईनी हदूद से तजावुज़ करने का इख्तियार भी दे दिया जाएगा। शहबाज हुकूमत साहब ने ये किसी की नामालूम की ख्वाहिश के ऊपर कानून साजी करने का फैसला कर लिया है। ये नहायत ही ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ सामने आया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक वीक के अंदर यानी अगले 7 रोज़ के अंदर पाकिस्तान की नेशनल असम्बली और सेनेट से एक ऐसा कानून पास कराने जा रही है जिसके नतीजे में निगरानों का दायरा इख्तियार जो आइन और इलेक्शन एक्ट के अंदर बड़ा वाज़ेह है उस हदूद के अंदर इजाफा कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे ही ये खबर सामने आती है तो फिर मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत इस तासुर को ज़ायल करने के लिए कि जनाब ये जो इख्तियार है किसी ख़ास पर्पज़ के लिए नहीं दिया जा रहा बल्कि इकोनॉमी के लिए दिया जा रहा है, उसके साथ साथ इस बात का तासुर भी देती है कि जनाब ये इख्तियार देने का फ़ैसला इस वजह से किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा वज़ीर ख़जाना नवाज शरीफ साहब के समधी जनाब इसहाक डार साहब को मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म नामज़द करना चाहती है और उसके लिए नवाज शरीफ की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक उनके दायरा कार में इजाफा किया जा रहा है ताकि वो खुल कर खेल सकें। ये एक तासुर, ये एक खबर या इसके हवाले से फैलाई जाने वाली चीज़ों की हकीकत क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसका ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा संगीन किस्म की डेवलपमेंट्स के साथ हो सकता है। क्योंकि अगर जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जनाब निगरानों को उनको मुकम्मल तौर पर खुली छुट्टी दे दी जाए, ये यकीनी तौर पर एक ऐसा अमल होगा जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। क्योंकि फिर उसके नतीजे में वो कौन सा फैसला करें, ये एक बहुत ही बड़ा एक जो है ना वो ख़तरनाक किस्म का इक़दाम होगा क्योंकि ये बात ऑलरेडी तय है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए जाने वाले ताज़ा तरीन इख्तियारात के तहत कि जनाब इलेक्शन की तारीख भी उन्होंने देनी है, इलेक्शन का शेड्यूल भी उन्होंने देना है और इलेक्शन शेड्यूल के अंदर वो जब चाहें किसी भी तरह की तरमीम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस के हवाले से तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिल चुके हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर ये बात कही जाए कि जनाब ये जो निगरान सेटअप आएगा इसके लिए भी कोई हदूदों क़यूद नहीं होंगी, वो रोज़मर्रा डे टू डे अफेयर्स के इख्तियार से आगे बढ़कर पॉलिसी मैटर्स के अंदर भी टांग अड़ा सकता है या वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स से आगे बढ़कर भी इकोनॉमी के मैदान में फ़ैसले कर सकता है, बड़ी अपॉइंटमेंट्स के डिसीजंस ले सकता है, करेंसी को डीवैल्यू करने या दीगर जगहों से लोन्स लेने के फ़ैसले कर सकता है या यहाँ पर इस तरह के फ़ैसले कर सकता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को के फ़ैसलों को सपोर्ट करने या उनको ओवरराइड करने के मुतरादिफ हो। तो इसका मतलब ये होगा कि अगले इलेक्शंस पाकिस्तान में इस्तेहकाम का सबब बनने की बजाय अदम इस्तेहकाम की एक ऐसी बुनियाद रख देंगे जो बहुत ही ज़्यादा जिसके नुकसान जिसका हो सकता है। इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक खबर शाया हुई है, बहुत ही डिटेल्ड स्टोरी है, तकरीबन 3 पेजेस की ये स्टोरी है। शहबाज राना साहब जो बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक किया है और उसके अंदर उन्होंने, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसके अंदर उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम करना चाहती है और उस तरमीम के तहत निगरानों के दायरा इख्तियार में इजाफा किया जाएगा और इसका मकसद ये सियासी हलकों में ये बात बताई जा रही है कि इसहाक डार साहब ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनना है, लिहाजा हमने उनको हाथ पाँव बांध कर यहाँ पर नहीं उतारना, चूँकि उनको बाइख्तियार निगरान वज़ीर आज़म बनना है, लिहाजा ये जो रुकावटें हैं डे टू डे अफेयर्स की ये उसे हटाई जा सके। और जब वो ये बात कर रहे हैं शहबाज राना साहब, इस बात का जिक्र करते हुए फिर वो इस बात का भी जिक्र करते हैं, द फाइनल डिसीजंस अबाउट द कैंडिडेचर ऑफ डार विल बी टेकन नेक्स्ट वीक इन कंसल्टेशन विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वन ऑफ 2 मेन कोलिशन पार्टनर्स। कि जनाब इस बात का हतमी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत से किया जाएगा अगले हफ्ते, जो इस हुक्मरान इत्तेहाद की दूसरी बड़ी जमात है। अब इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ऐसी कौन सी तरमीम है जो की जाएगी। तो उस हवाले से ये नुक्ता अहम है कि इलेक्शन एक्ट 2017 का एक सेक्शन है 230, उसके अंदर ये जो है तरमीम करने का सोचा जा रहा है, उसके लिए मुसव्वदा कानून भी तैयार किया जा रहा है। अब 230 सेक्शन वो कहता क्या है, वो ये कहता है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो
डे टू डे अफेयर्स चलाने का, यानी रोज़मर्रा के मामला चलाने का इख्तियार रखता है। वो किसी तरह का ऐसा एग्जेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकता जो किसी भी मुंतखब हुकूमत की डोमेन में आता हो या वो उसका इख्तियार हो। लिहाजा वो तमाम अफ़ाल जो एक मुंतखब हुकूमत के हैं वो निगरान हुकूमत को नहीं सौंपे जा सकते, लेकिन मुजवज़ा तरमीम के तहत ये इख्तियार दिया जा रहा है। आर्टिकल ये जो सेक्शन 230 है 230 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो ये कहता है एम्पावरिंग द केयर टेकर सेटअप टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी केयर टेकर सेटअप दीगर अफ़ाल के साथ साथ जो उसके दायरा कार में इजाफा होगा वो इकोनॉमिक डिसीजंस भी ले सकता है। और वो ये कहते हैं कि जनाब अमेंडमेंट्स टू द इलेक्शन एक्ट माइट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असेंबली नेक्स्ट वीक। द अमेंडमेंट्स वुड अलाउ द केयर टेकर गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन नेसेसरी टू रिवाइव द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230। अ केयर टेकर इंटरिम गवर्नमेंट शैल ओनली परफॉर्म इट्स फंक्शंस टू अटेंड day-to-day matters which are necessary to run the affairs of the government. It will assist the Election Commission of Pakistan in holding the general elections in accordance with the law and restrict itself to the activities that are of routine. यानी वो ये कहता है कि ओरिजिनल कानून इस बात का पाबंद करता है निगरानों को कि जनाब उन्होंने अपनी हद से बाहर नहीं निकलना। हद क्या है? रोज़मर्रा के मामलात कि जनाब तनख्वाहों की ज़रूरत है और हर महीने चूँकि तनख्वाहें अदा करनी है, वो तनख्वाह जिनकी एलोकेशन की जा सकती है फेडरल बजट के अंदर, उसके मुताबिक वो तनख्वाहों को एलोकेट करने के पाबंद हैं। या डे टू डे अफेयर्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक वो करने के पाबंद हैं। इसके अलावा उनका कोई और काम नहीं है। अलबत्ता ये काम कि जनाब उनके दायरा इख्तियार को बढ़ा दिया जाए इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके सिर्फ इस वजह से कि जनाब हमने किसी को खुश करना है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि जनाब खुश क्यों करना है? अगर आपने इस सवाल का जवाब तलाश करना है, इस सवाल का जवाब तलाश करना है, तो तब आपको 25 जुलाई की एक मैजिकल तारीख को मद्देनज़र रखना होगा। फिर आपको ये तमाम कुछ चीज़ें हैं, इनको जब आप इन लाइन रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक गुंजाइश को आईनी शक्ल या कानूनी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले उसकी जो कड़ियां हैं वो हैं 3। पहली कड़ी है इलेक्शन कमीशन को एम्पावर बनाना, जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र कर दिया है कि जनाब वो अपने तारीख भी उसने देनी है, शेड्यूल भी उसने देना है और तब्दीली का इख्तियार भी वो रख सकता है। दूसरी कड़ी है उसकी ये जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 है जिसके अंदर तरमीम करके निगरानों के दायरा इख्तियार में इजाफा किया जा रहा है। तीसरी कड़ी है उसकी 25 जुलाई को होने वाला मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। अब इसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी की थी 25 जुलाई के हवाले से, उसका थंबनेल भी 25 जुलाई का था और उसके अंदर भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जनाब ये जो मुश्तरका मफादात का कौंसिल का इजलास है ये उस मौके पर क्यों बुलाया जा रहा है जब मौजूदा सेटअप अपनी मुद्दत को कंप्लीट कर रहा है, और फिर ये सवाल को क्यों उठाया जा रहा है हुक्मरान इत्तेहादियों की तरफ से कि जब तक नई सेंसस के मुताबिक हल्का बंदियां नहीं होंगी उनको इलेक्शंस कबूल नहीं होंगे। एमक्यूएम ने तो बाज़ाब्ता तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास में अगर चारों सूबाई वज़राए आला में से 2 वज़राए आला और ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला अगर इस बात पर कायल हो जाते हैं कि हमें नई मरदमशुमारी के नताइज को नोटिफाई करना है, तो फिर इलेक्शंस अगले साल मार्च और अप्रैल से पहले होना कतई तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक गुंजाइश वो रखी जा रही है इलेक्शंस के इल्तवा के लिए। अब अगर इलेक्शंस के इल्तवा की गुंजाइश रखी जा रही है, चाहे वो मरदमशुमारी की वजूहात में हो, चाहे वो बेअमनी दहशतगर्दी की वजूहात की बिना पर हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया उसके तहत हो, तब ये बात ज़रूरी है कि वो निगरान जो भी आएंगे उनकी ताकत के अंदर और उनके इख्तियार के अंदर इजाफा किए जाना ज़रूरी है। क्योंकि ये बात तय है कि IMF की तरफ से जो प्रोग्राम आया है $3 बिलियन का,
اس پروگرام کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام یقین دہانیاں، وہ تمام جو ان کے ساتھ معاہدے کے اندر جو تحریری طور پر ان کو بتایا گیا ہے کہ جناب ہماری یہ ترجیحات ہوں گی اور ان ترجیحات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اپنی معیشت کو سنبھالیں گے، ان تمام ترجیحات کے اوپر لفظ بہ لفظ عمل کیا جائے۔ بات ٹھیک ہے، فیئر انف، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہم اس وقت بہت زیادہ اکنامک کرائسس کا شکار ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہونا تو یہ چاہیے تھا کیونکہ ہر ایک 3 مہینے کے بعد یہ جائزہ ہوتا ہے۔ اب اگر ایک جائزہ ہو گیا ہے اور اگلے جائزے نے آنا ہے تو اس گورنمنٹ کے تحت جو بھی اقدامات کیے جائیں گے اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے نگران گورنمنٹ یہ جائزہ دے سکتی ہے، یا وہ آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ جناب آپ ذرا 15-20 دن انتظار کر لیں، نئی گورنمنٹ آئے گی، وہ آپ کے ساتھ آ کر یہ جائزہ آپ کے ساتھ شیئر کر دے گی۔ تو اس کے لیے یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا 2017، اس کے جو سیکشن ہے 230، اس کے اندر ترمیم کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر اس بات کی گنجائش کو رکھا جا رہا ہے کہ انتخابات کا التوا کیا جائے۔ اب اگر انتخابات کا التوا کرنا ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے یا یہ حکمران اتحاد کی ریکوائرمنٹ ہے؟ اگر آپ کو میری پچھلی ویڈیو یاد ہو تو اس کے اندر میں نے آپ کو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کسی جگہ کے اوپر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو فوری طور پر پاکستان آ کر الیکشنز کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، شہباز شریف صاحب الیکشن کے بعد اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں مسلم لیگ نون یا اتحادی جماعتوں کے تعاون سے تو شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں اور اسی دوران بعد میں نواز شریف صاحب آ جائیں اور آ کر وہ جناب بائی الیکشن لڑ لیں اور اقتدار میں آ جائیں، تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو گنجائش ہے یہ اسی وجہ سے رکھی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی گنجائش موجود رہے انتخابات کے التوا کے لیے، اور یہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کے پاس بھی الیکشنز کے التوا کی گنجائش موجود رہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کا نام جو لیا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر اس پورے کے پورے عمل کو کیموفلاج کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے کہ جناب اسحاق ڈار بن رہے ہیں جناب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ اسحاق ڈار صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کیسے بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی افیلیشن مسلم لیگ نون کے ساتھ اور ان کی افیلیشن نواز شریف صاحب کے ساتھ بیانڈ ڈاؤٹس ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ وہ نواز شریف صاحب جو کام ان کو کہیں گے، جو بات ان سے کہیں گے، اسحاق ڈار صاحب اس سے آگے باہر نکل ہی نہیں پائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ بات صرف اور صرف اس وجہ سے پھیلائی جا رہی ہے کہ اس ایکٹ کے اندر جو بنیادی کارروائی ڈالی جانی ہے وہ کارروائی ڈال دی جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ جو بحث ہو رہی ہو وہ صرف یہ رہی ہو کہ اسحاق ڈار وزیر اعظم بن رہا ہے، اسحاق ڈار وزیر اعظم نہیں بن رہا۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم بن سکتا ہے، اسحاق ڈار کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں بن سکتا۔ اسحاق ڈار اکانومی کو لے کے آگے چل سکتا ہے، اسحاق ڈار اکانومی کو لے کے آگے نہیں چل سکتا۔ صرف اسی نقطے کے اوپر بحث کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ جو پرپوزڈ ایکٹ ہے، پرپوزڈ تبدیلیاں ہیں، ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی بحث نہ ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اس ایکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو مد نظر رکھنا، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حالیہ دنوں کے اندر جو کنفرم ہو رہی ہیں، جس طریقے سے انویسٹمنٹس ہیں ان کو انشور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو پروٹیکشن دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی قانون سازی ہونا ضروری ہے، لیکن نگرانوں کے دائرہ اختیار کو بڑھانے والے بل میں ان چیزوں کو شامل کرنا بھی صرف اور صرف اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہے کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔